मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा कि चल जुट्टी तेरी कोई औकात नहीं। तो जय हिंद साथियों, जय जवान जय किसान। आज अपन इस वीडियो के माध्यम से समझने वाले हैं चित्तौड़ का प्रथम साका। चित्तौड़ का प्रथम साका 26 जनवरी 1303 के अंदर हुआ था। जब साथियों याद रखना, पहले जो कंपटीशन होते थे ना, उनमें ओनली फॉर ये पूछे जाते थे कि सन पूछे जाते थे, लेकिन आजकल कंपटीशन में एडवांस हो चुके हैं। आगे की तारीख भी आपको याद रखना जरूरी है। तो चित्तौड़ का प्रथम साका 26 जनवरी 1303 को हुआ था। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से चित्तौड़ के प्रथम साके की पूरी जानकारी देना चाहता हूं और चित्तौड़ के प्रथम साके को एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। क्या हुआ था कि चित्तौड़ के प्रथम साका का जो हमें पता चलता है ना, वो हमें पद्मावत ग्रंथ से चलता है। यानी मोहम्मद मलिक जायसी थे, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था पद्मावत ग्रंथ। जायसी ने जब ये पद्मावत ग्रंथ लिखा था ना, तब मोहम्मद मलिक जायसी शेरशाह सूरी के दरबार में थे। वही शेरशाह सूरी जिन्होंने 1540 में भारत के अंदर सर्वप्रथम रोड का निर्माण करवाया था, ग्रांड ट्रक रोड। यानी 1540 में ही कौन सा ग्रंथ लिखा है? पद्मावत ग्रंथ को लिखा है। यानी मोहम्मद मलिक जायसी ने भी यह जो पद्मावत ग्रंथ है ना, यह अमीर खुसरो की एक पुस्तक ही ख्वाजा इन उल फतू उससे उठाया था। क्योंकि अमीर खुसरो चित्तौड़ के प्रथम साके के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ था। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन चित्तौड़ का प्रथम साका। चित्तौड़ का प्रथम साका समझने से पहले अपन को समझने पड़ेंगे कारण कि अलाउद्दीन खिलजी आखिरकार चित्तौड़ पर आक्रमण क्यों किया। सबसे पहले समझते हैं कि यह है अपना राजस्थान। यहाँ पर पड़ता है चित्तौड़, यहाँ पर था दिल्ली। दिल्ली का शासक था एके यानी अलाउद्दीन खिलजी, और यहाँ का शासक था रावल रतन सिंह यानी आरआर। अब क्या हुआ, चित्तौड़ राजस्थान के दक्षिणी भाग में आता है। यहाँ पर पड़ता है गुजरात, यहाँ पर पड़ता है मालवा। अगर अलाउद्दीन खिलजी को मालवा अगर जीतना है, गुजरात पर अगर अधिकार करना है, तो चित्तौड़ का जीतना जरूरी है। क्योंकि चित्तौड़ बीच रास्ते में आता है और चित्तौड़ का व्यापारिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। और चित्तौड़ का किला, जिसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है, वो भी बहुत ही भव्य है। और मोहम्मद मलिक जायसी ने तो एक बात बताई थी कि अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती के लिए चित्तौड़ पर आक्रमण करने आया था, लेकिन यह अपनी आरबीएससी नहीं मानती है। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति थी, वो महत्वाकांक्षी था, यानी अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसीलिए उसने चित्तौड़ पर क्या किए? आक्रमण किए। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं चित्तौड़ का पहला साका। तो दोस्तों, अब अपन समझते हैं चित्तौड़ का पहला साका किस प्रकार हुआ था। सबसे पहले समझेंगे कि चित्तौड़ के शासक थे रावल रतन सिंह। कौन थे? रावल रतन सिंह थे। रावल रतन सिंह थे। और इधर एक भारत के दक्षिणी साइड में देश है श्रीलंका। श्रीलंका का राजा था राजा गंधर्व सेन। राजा गंधर्व सेन। गंधर्व सेन के पुत्री थी पद्मिनी। कौन थी? पद्मिनी थी। अब श्रीलंका का राजा गंधर्व सेन की पुत्री का नाम था पद्मिनी। पद्मिनी के पास एक तोता था, हीरामन तोता, जो पद्मिनी की सुंदरता का हमेशा बखान करता था कि पद्मिनी इतनी सुंदर है। वो हमेशा पद्मिनी की प्रशंसा करता था। एक दिन की बात है कि जो हीरामन तोता था ना, वो पिंजरे से आज़ाद हो गया। आज़ाद होकर वहाँ से भाग गया। एक शिकारी ने उसका शिकार किया और एक ब्राह्मण को बेच दिया। उस ब्राह्मण ने 1 लाख रुपए में वो तोता रावल रतन सिंह को चित्तौड़ आके बेचा। रावल रतन सिंह ने उस तोते को अपने दरबार के अंदर रख लिया, यानी राज्य के अंदर उस तोते को रख लिया। एक दिन क्या हुआ, रावल रतन सिंह की एक पत्नी थी नागमती, वो तैयार हो रही थी। उस पत्नी ने तैयार होते हुए, यानी नागमती ने तैयार होते हुए उस तोते से पूछ लिया कि बताओ तोते कि मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरे जैसी सुंदर कोई स्त्री है? तो उस तोते ने उपहास करते हुए कह दिया कि जिस सरोवर में कभी हंस नहीं आए ना, वहाँ बगुला भी खुद को हंस समझने लगता है। और उस तोते ने पद्मिनी की सुंदरता का बखान शुरू कर दिया। ये सब बातें रावल रतन सिंह सुन रहा था, यानी रावल रतन सिंह ये सारी बातें सुन रहा था। अब रावल रतन सिंह को लगा कि पद्मिनी इतनी कितनी खूबसूरत है, यानी मुझे अब पद्मिनी चाहिए। वो पद्मिनी पे मोहित हो चुका था। तो रावल रतन सिंह ने अपने राजकुमारों को बुलाया और किसका? योगी का वेश धारण किया। योगी यानी साधु महात्मा का वेश धारण किया और निकल पड़े श्रीलंका पद्मिनी के लिए। श्रीलंका में जैसे ही गए और वो तोता भी साथ में था, यानी वो तोता उड़ के कहाँ चला गया? रानी पद्मिनी के पास चला गया। पद्मिनी को सारी बात बता दी कि मेवाड़ के महाराजा रावल रतन सिंह आपसे शादी करने के लिए आए हैं, वो आपको बहुत ही पसंद करते हैं, वो आपके लिए योग्य वर है। फिर क्या हुआ? पद्मिनी ने कहा अच्छा ठीक है।
पद्मिनी अपने सहेलियों के साथ में आती है एक शिव मंदिर के अंदर पूजा करने। कहाँ? एक शिव जी का मंदिर था, वहाँ पूजा करने आती है पद्मिनी। वहाँ पर रावल रतन सिंह भी आते हैं। देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे में प्यार हो जाता है, यानी पहली नज़र में कैसा जादू हो गया। फिर यह बात राजा गंधर्व सेन को पता चलती है। फिर गंधर्व सेन पद्मिनी को बुलाते हैं और पूछते हैं कि आप रावल रतन सिंह से शादी करोगे? तो पद्मिनी हाँ कर देती है और रावल रतन सिंह की पद्मिनी से शादी हो जाती है। यानी शादी होने के पश्चात रावल रतन सिंह पद्मिनी को लेकर मेवाड़ में प्रवेश कर जाते हैं। यानी रावल रतन सिंह पद्मिनी को लेकर अब श्रीलंका से चित्तौड़ पधार चुके हैं। एक दिन की बात है कि रावल रतन सिंह अपनी दोनों रानियां नागमती और पद्मिनी के साथ अच्छे से जीवन जी रहे थे। उनके दरबार में एक विद्वान, एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था राघव चेतन। अब चित्तौड़ के साके का जो प्रमुख कारण था वो यही था, राघव चेतन दास। यानी एक ही व्यक्ति पूरे साम्राज्य को तबाह कर सकता है। यानी अब आप समझिए कि इस व्यक्ति ने कैसे चित्तौड़ का साका करवा दिया। यानी राघव चेतन दास था ना, उसने एक दिन पद्मिनी को देख लिया। देखते ही राघव चेतन दास बेहोश हो गया, यानी मूर्छित हो गया। तो रावल रतन सिंह ने कहा, अरे महाराज विद्वान ब्राह्मण जी, ये क्या बात है? आप मेरी रानी को देख के मोहित हो गए, ऐसे कैसे काम चलेगा? कि आप मेरी रानी को देख के मोहित हो गए, ऐसे कैसे काम चलेगा? यह मेरी रानी है, आपके मन में ऐसे गलत विचार कैसे आए मेरी पत्नी के प्रति? तो राघव चेतन दास से कहा कि महाराज गलती हो गई, कोई बात नहीं, अब आगे से नहीं होगी गलती। लेकिन रतन सिंह के दिमाग में बात अटक चुकी थी कि अब इस इंसान की नजरें गंदी है। तो राघव चेतन दास को क्या किया, यहां से चित्तौड़ से क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। देर पहले ही रावल रतन सिंह का दुश्मन कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और राघव चेतन दास भी क्या बन चुका था, अब रतन सिंह का दुश्मन। अब चोर चोर क्या होता है, मौसेरे भाई। तो ये राघव चेतन दास चला गया दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी की शरण में। अलाउद्दीन खिलजी को जाकर बताया कि महाराज सुंदरता आपने क्या देखी, रावल रतन सिंह की पत्नी को देखिए एक बार आप। जब वो पानी भी पीती है ना तो उसके कंठ से पानी दिखाई देता है, नहीं वो इतनी सुंदर है। ये तो मैं मोहम्मद मलिक जायसी के जो ग्रंथ है ना, पद्मावत ग्रंथ, उसकी बातें बता रहा हूँ, वरना ऐसे तो पानी आर पार कभी नहीं दिखाई देता है। लेकिन उन्होंने सुंदरता का बखान इस प्रकार किया कि अलाउद्दीन खिलजी भी पद्मिनी पर मोहित हो गया। मोहित होने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, चलो अब मैं पद्मिनी को किसी भी हाल में प्राप्त करके रहूंगा। तो अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना को लेकर निकलता है। यहाँ पर दो नदियाँ आती है, एक तो आती है गंभीरी, एक आती है बेडच। गंभीरी और बेडच नदी के संगम पर ही बना हुआ चित्तौड़गढ़ दुर्ग, यहीं पर अलाउद्दीन खिलजी ने क्या अपनी सेना का डेरा डाला था। मतलब कुछ दिन हो गए लेकिन रावल रतन सिंह ने चित्तौड़ के द्वार बंद कर दिए। अब क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी यहाँ ज़्यादा दिन भी नहीं रुक सकता था। अगर अलाउद्दीन खिलजी यहाँ ज़्यादा रुकता तो यहाँ पर दिल्ली वापस खतरे में थी, क्योंकि दिल्ली पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी को बार बार सूचना मिल रही थी कि महाराज आप जल्दी से दिल्ली आ जाइए, यानी दिल्ली पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया, आपके हाथ से दिल्ली चली जाएगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि ठीक है। उसने रावल रतन सिंह को एक संदेश भिजवाया कि मैं आपकी पत्नी के शादी नहीं करूँगा, यानी आपकी पत्नी को नहीं लेके जाऊँगा, मुझे पद्मिनी नहीं चाहिए, आप तो मुझे कुछ संधि या शर्तें कर लीजिए। तो रावल रतन सिंह ने कहा ठीक है। रावल रतन सिंह ने अलाउद्दीन खिलजी को बुलवाया, अच्छे से उसकी खातिरदारी की, खाना वाना खिलाया, एक दर्पण लगा था, दर्पण के नीचे एक पानी का कुंड बना हुआ था, यानी पद्मिनी को उस दर्पण के अंदर दिखाया। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी परछाई देखी थी पानी के कुंड के अंदर। अलाउद्दीन खिलजी देखते ही मोहित हो गया। मोहित होने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने कहा ठीक है महाराज, मैं अब यहाँ से चलता हूँ। तो रावल रतन सिंह उस क्या थे, अलाउद्दीन खिलजी को छोड़ने आए थे। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के टोटल 7 दरवाजे से 7वें दरवाजे पर अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को क्या कर लिया, बंदी बना लिया और रावल रतन सिंह को अपने साथ दिल्ली ले गए। यह बात जब पद्मिनी को पता चली तो पद्मिनी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। पद्मिनी ने अपने भाई और चाचा यानी गोरा और बादल, गोरा तो था उसका चाचा और बादल था उसका भाई, इनको बुलाया, इनको सारी बात बताई कि अलाउद्दीन खिलजी छल कपट की सहायता से आपके महाराजा रावल रतन सिंह को दिल्ली ले गया बंदी बना के। तो गोरा और बादल ने कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से देना जरूरी, अपन को भी छल कपट करना पड़ेगा। आप अलाउद्दीन खिलजी से कहलवा दीजिए कि पद्मिनी उनसे मिल रही है और पद्मिनी अपनी दासियों के साथ आएगी। कितनी 1600 पालकियां लेके गए थे। अब 1600 पालकियों के अंदर न तो कोई रानियां थी न कोई दासियां थी, 1600 राजकुमार बिठा दिए। अब वहाँ दिल्ली पालकियां वालकियां लेके गए, 1600 पालकी लेके गए। पद्मिनी ने कहा अलाउद्दीन खिलजी से कि एक बार मुझे रावल रतन सिंह से मिलने दीजिए। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा ठीक है, आखिरी बार मिल लीजिए, कोई बात नहीं, आपका पति है, मिलिए। फिर क्या हुआ, यानी पद्मिनी जितनी खूबसूरत थी उतनी ही दिमागदार भी थी।
उसने क्या किया कि रावल रतन सिंह को वहां से आज़ाद करा लिया और गोरा बादल ने विद्रोह कर दिया 1600 राजकुमारों के साथ और रावल रतन सिंह को शहर से बाहर निकाल दिया। फिर क्या हुआ, जो बादल था वो तो पद्मिनी के साथ कहाँ आ गया था, चित्तौड़ आ गया था, चित्तौड़। लेकिन गोरा अलाउद्दीन खिलजी की बढ़ती हुई सेना को रोक रहा था। रोकने के पश्चात गोरा क्या हो जाता है, वहां पर शहीद हो जाता है। गोरा वहीं वीर गति को प्राप्त हो जाता है। अब क्या होता है, रावल रतन सिंह कहाँ आ गए थे, चित्तौड़ में आ गए थे। रावल रतन सिंह चित्तौड़ आ गए। चित्तौड़ आने के पश्चात चित्तौड़ में खुशी हुई कि हमारे महाराजा फिर से आ चुके हैं, लेकिन साथ पीछे पीछे अलाउद्दीन खिलजी भी आ चुका था। अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग यहाँ पर 8 माह तक डेरा लगाया था। 8 माह तक डेरा लगाया ताकि कब तक चित्तौड़गढ़ दुर्ग के किवाड़ नहीं खोले जाएंगे, अब तो मैं रावल रतन सिंह को मारकर ही पद्मिनी को प्राप्त करूंगा, ये प्रतिज्ञा करके आया था अलाउद्दीन खिलजी। 8 महीने हो गए, अब चित्तौड़गढ़ दुर्ग के किवाड़ नहीं खोले गए, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर खाने की कमी आ गई, पीने के पानी की कमी आ गई। लास्ट में एक ही ऑप्शन था कि अब तो केसरिया किया जाएगा और जौहर किया जाएगा। अब केसरिया का मतलब क्या होता है, केसरिया यानी पुरुष, केसरिया वस्त्र धारण करता है, केसरिया पगड़ी धारण करता है और हाथ में तलवार लेकर दुश्मनों पर टूट पड़ता है। उसके मन में एक ही होता है, एक ही निश्चय होता है कि जितने से ज़्यादा हो सके उतने सैनिकों को मारना, यानी मरना या मारना। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के पास 30,000 से ज़्यादा सेना थी और उधर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ओनली फॉर 3 से 4,000 सैनिक ही थे। तो अब क्या करते, क्योंकि रावल रतन सिंह की जीत तो निश्चित नहीं थी, तो रावल रतन सिंह ने तो किया केसरिया और जौहर किया था पद्मिनी ने। यानी रतन सिंह ने क्या किया था, केसरिया किया था और पद्मिनी ने क्या किया था, पद्मिनी ने जौहर किया था। जौहर का मतलब होता है कि सारी औरतें मिलकर एक अग्निकुंड तैयार करती है। जैसे ही उनके जो पति होते हैं ना, वो लड़ाई करने के लिए यानी युद्ध के मैदान में जाते हैं और इधर से औरतें आग लगाकर उसके अंदर कूद जाती है। यानी चित्तौड़ के प्रथम साक्य में जौहर किया था रानी पद्मिनी ने और केसरिया किया था रावल रतन सिंह ने। रावल रतन सिंह ने फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग के किवाड़ खुलवाए, पद्मिनी ने जौहर किया, रावल रतन सिंह भी वीर गति को प्राप्त हुए और पद्मिनी ने जौहर कर लिया। फिर अलाउद्दीन खिलजी जैसे ही रावल रतन सिंह को समाप्त करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर आया। उसने दुर्ग में देखा कि अब तो मैं पद्मिनी को प्राप्त कर लूंगा, लेकिन जैसे ही उस दुर्ग में आते ही पता चला कि पद्मिनी ने तो जौहर कर लिया और वो अग्नि में समाहित हो चुकी है। फिर अलाउद्दीन खिलजी को गुस्सा आ गया। गुस्सा आने के पश्चात अब युद्ध के अंदर ओनली फॉर सैनिक ही गए थे, लेकिन जो उस राज्य के मजदूर लोग थे, कारीगर थे, किसान थे, वो तो युद्ध कर ही नहीं सकते थे, वो तो वहीं बैठे थे। उन सबका अलाउद्दीन खिलजी ने क्या करवा लिया, कत्लेआम करवा लिया। इस प्रकार चित्तौड़ का प्रथम साका पूर्ण हुआ। साका का मतलब एक ही याद रखना कि साका का मतलब होता है कि केसरिया और जौहर होना जरूरी है, तभी उसको साका माना जाता है। मैंने जो ये बात बताई थी ना, ये सारी बातें मोहम्मद मलिक जायसी के ग्रंथ पद्मावत ग्रंथ से बताई है, जिसको ऐतिहासिक मान्यता मिली हुई है। तो आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि चित्तौड़ का प्रथम साका किस प्रकार हुआ था और रानी पद्मिनी ने किस प्रकार अपने स्वाभिमान की रक्षा की थी। जय हिंद।